तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में सीधे चलते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहें तो एक विशाल ऐतिहासिक ड्रामे को समझने वाले हैं। एक ऐसा ड्रामा जिसने पूरे यूरोप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं निरंकुश राजा महाराजाओं के शासन से निकलकर आधुनिक राष्ट्र राज्यों यानी नेशन स्टेट्स तक के सफर की। ये सिर्फ कुछ पुरानी तारीखें रटने की बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे महाद्वीप की कहानी है जिसे एक बिल्कुल नए और शक्तिशाली विचार ने जड़ से बदल दिया। और वो विचार था राष्ट्रवाद। हमारी आज की ये ऐतिहासिक यात्रा किसी मल्टी एक्ट थिएटर प्ले की तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रों के सपने की, फिर देखेंगे कि कैसे एक महान विघटनकारी की एंट्री होती है। इसके बाद विरोध और गुप्त संगठनों का दौर, क्रांतियों का युग, एकीकरण की कुछ बेहतरीन मास्टर क्लास और अंत में राष्ट्रवाद का वो खतरनाक और काला मोड़। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले अध्याय से, राष्ट्रों का सपना यानी स्वतंत्रता का एक बहुत ही खूबसूरत विजन। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1848 में, जब फ्रेडरिक सोरियू नाम के एक फ्रांसीसी कलाकार ने एक बड़ा ही शानदार आदर्शवादी चित्र बनाया था। इस चित्र में दुनिया भर के लोग एक साथ मार्च कर रहे थे, लेकिन असल में इस विजन का असली ब्लूप्रिंट बहुत पहले 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में ही तैयार हो गया था। यहाँ दो बहुत ही अहम फ्रांसीसी शब्दों को समझना जरूरी है, ला पैट्री जिसका मतलब है पितृभूमि और ले सिटोयंस यानी समान नागरिक। फ्रांसीसियों ने सिर्फ अपने राजा को ही गद्दी से नहीं हटाया, बल्कि उन्होंने एक बिल्कुल नया केंद्रीकृत कानूनी सिस्टम, एक नया झंडा और एक साझा राष्ट्रीय पहचान बना डाली। उन्होंने दुनिया को बताया कि देश पर राज किसी राजा का नहीं बल्कि वहां के लोगों का होना चाहिए। इसके बाद कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। हमारा दूसरा अध्याय है महान विघटनकारी का प्रवेश यानी नेपोलियन की एंट्री। अब अगर हम देखें तो नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता में आते ही भले ही फ्रांस से लोकतंत्र का नामो निशान मिटा दिया हो, लेकिन प्रशासन के मामले में उसने सच में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी थी। 1804 का सिविल कोड, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, वो अपने आप में एक गेम चेंजर था। इस एक अकेले कदम ने सदियों पुरानी सामंत व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका, लोगों के संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया और सबसे बड़ी बात, कानून की नज़र में सबको एक समान बना दिया। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा प्रशासनिक चमत्कार था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। शुरुआत में तो पड़ोसी देशों ने नेपोलियन की सेनाओं का बड़े उत्साह से स्वागत किया। उन्हें लगा कि ये उनके लिए स्वतंत्रता लेकर आए हैं, पर जल्द ही ये भ्रम टूट गया। ये एहसास होने लगा कि इस फ्रांसीसी शासन की तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। भारी भरकम टैक्स, सेना में जबरदस्ती भर्ती और बहुत ही सख्त सेंसरशिप ने लोगों को बुरी तरह निराश कर दिया। और अंततः 1815 में वाटरलू के मशहूर युद्ध में ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया जैसी रूढ़िवादी शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। नेपोलियन की हार के बाद इतिहास का पहिया फिर घूमता है। अध्याय 3, विरोध और गुप्त समाज यानी पुरानी रूढ़िवादी शक्तियों की वापसी। नेपोलियन को हराने के बाद इन पुरानी शक्तियों ने इतिहास को पीछे धकेलने की पूरी कोशिश की। ये कुछ ऐसा था जैसे राष्ट्रवाद के जिन को वापस बोतल में बंद करने की कोशिश करना। 1815 में ऑस्ट्रियाई चांसलर ड्यूक मेटरनिच की मेजबानी में वियना कांग्रेस बुलाई गई। इसका सीधा सा लक्ष्य था फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के लाए गए सभी बदलावों को मिटा देना और राजाओं के निरंकुश शासन को फिर से बहाल कर देना। अब राजाओं की आलोचना करना बिल्कुल गैरकानूनी हो गया था और इसका असर यह हुआ कि राष्ट्रवाद की पूरी लहर को मजबूरी में अंडरग्राउंड होना पड़ा और जगह जगह गुप्त संगठन बनने लगे। लेकिन इतने भारी दमन के बाद भी क्रांति की वो आग बुझी नहीं थी। ग्यूसेप मेज़ेनी जैसे इटालवी क्रांतिकारियों ने इस मशाल को जलाए रखा। उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे शानदार गुप्त संगठन बनाए। मेज़ेनी का बड़ा स्पष्ट मानना था कि ईश्वर ने राष्ट्रों को मानव जाति की एक प्राकृतिक इकाई के रूप में ही बनाया है। उनका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि मेटरनिच ने तो उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन तक कह डाला था। वाकई ये आज़ादी के लिए एक बहुत ही अडिग और साहसी संघर्ष का दौर था। और इसी संघर्ष ने जन्म दिया हमारे अगले अध्याय को, अध्याय 4, क्रांतियों का युग, जो 1830 से 1848 तक चला। 1830 आते आते ये बिल्कुल साफ हो गया था कि बदलाव चाहने वाले उदारवादी क्रांतिकारियों और सत्ता से चिपके रूढ़िवादी राजाओं के बीच का ये तनाव अब और नहीं छिपने वाला। पूरा यूरोप जैसे एक बार फिर से उबलने लगा था। ऑस्ट्रियाई चांसलर ड्यूक मेटरनिच की एक बहुत ही मशहूर और मज़ेदार टिप्पणी है। उन्होंने कहा था
जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, और ये बात बिल्कुल सटीक बैठी। 1830 और 1848 के फ्रांसीसी विद्रोहों ने सचमुच पूरे महाद्वीप में एक विशाल चेन रिएक्शन शुरू कर दिया था। उस दौर की भारी उथल-पुथल कुछ इस तरह सामने आई। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के जरिए ग्रीस ने ऑटोमन साम्राज्य से अपनी आज़ादी छीन ली। इसी बीच 19वीं सदी के मध्य में रोमांटिक विचारकों ने लोकगीतों और कला के जरिए आम लोगों यानी दास वोल्क के बीच सच्ची राष्ट्रीय संस्कृति को जगाने पर बहुत जोर दिया। लेकिन 1848 आते आते हालात बहुत बिगड़ गए। गंभीर आर्थिक संकट, बेरोजगारी और खराब फसल ने लोगों को भुखमरी के कगार पर ला खड़ा किया, जिसके कारण बड़े पैमाने पर किसान और मजदूर विद्रोह हुए। जर्मनी में तो एक संविधान बनाने की कोशिश भी की गई, जिसे फ्रैंकफर्ट संसद कहते हैं, लेकिन प्रशिया के राजा ने उसे ठुकरा दिया और वो पूरा का पूरा आंदोलन ही विफल हो गया। अब चलते हैं 5वें अध्याय की तरफ, एकीकरण की मास्टर क्लास। यहाँ हम जर्मनी और इटली के बनने की कहानी देखेंगे। यह जानना बहुत ही हैरानी भरा है कि 19वीं सदी के मध्य तक नक्शे पर जर्मनी नाम की कोई जगह ही नहीं थी। जब आम लोगों और मध्य वर्ग का लोकतांत्रिक प्रयास फेल हो गया, तो प्रशिया की राजशाही ने कमान अपने हाथों में ले ली। जर्मन एकीकरण के मुख्य आर्किटेक्ट थे प्रशिया के मुख्यमंत्री ओडो वॉन बिस्मार्क। उनकी रणनीति बातचीत या लोकतंत्र की नहीं थी, बल्कि उनकी नीति थी लौह और रक्त यानी ब्लड एंड आयरन की। अपनी शानदार नौकरशाही और सैन्य ताकत के दम पर उन्होंने सिर्फ 7 सालों के अंदर 3 बड़े युद्ध जीते, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ। और अंततः 1871 में वर्साई के महल में काइसर विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित कर दिया गया। यह सच में एक बहुत ही अचानक और मास्टरफुल सैन्य कब्जा था। दूसरी तरफ इटली की कहानी थोड़ी अलग थी। वो 7 अलग-अलग राज्यों में बटा हुआ था और उसे एक करना किसी अकेले के बस की बात नहीं थी। ये एक अविश्वसनीय टीम एफर्ट था। इसमें 3 बहुत ही अलग-अलग शख्सियतों ने मिलकर एक बटे हुए घर को एकजुट किया। काउंट कैवूर इस पूरी योजना के दिमाग थे। वो एक शानदार राजनायक थे जिन्होंने फ्रांस के साथ एक बहुत ही चतुर गठबंधन किया। ग्यूसेफ गैरिबॉल्डी तलवार थे जो एक सच्चे सैन्य नायक थे। उन्होंने अपनी रेड शर्ट सेना के दम पर दक्षिण से स्पेनिश शासकों को खदेड़ दिया और अंत में राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय बने इसका चेहरा, जिन्हें 1861 में एक एकीकृत इटली के शासक के रूप में मान्यता मिल गई। इन राष्ट्र निर्माण के तरीकों या ब्लूप्रिंट्स को अगर हम आमने सामने रखकर देखें तो ये बहुत ही दिलचस्प लगता है। जहां जर्मनी का एकीकरण अचानक और पूरी तरह से एक आक्रामक सैन्य ताकत का नतीजा था, वहीं ब्रिटेन का एकीकरण एक बहुत ही लंबी और सोची समझी राजनीतिक प्रक्रिया थी। अंग्रेजी राष्ट्र ने धीरे धीरे बड़ी ही चालाकी से वेल्स को, फिर 1707 में स्कॉटलैंड को और अंततः 1801 में आयरलैंड को खुद में मिलाकर आज के यूनाइटेड किंगडम का निर्माण किया था। लेकिन हर अच्छी कहानी का एक स्याह पहलू भी होता है। हमारा छठा और आखिरी अध्याय, राष्ट्रवाद का काला मोड़। 19वीं सदी के अंत तक आते आते राष्ट्रवाद का वो शुरुआती आदर्शवादी और लोकतांत्रिक स्वाद कहीं गायब सा होने लगा था। उसकी जगह ले ली थी एक बहुत ही आक्रामक और खतरनाक साम्राज्यवादी होड़ ने। इस भयानक बदलाव का सबसे जीता जागता उदाहरण था बाल्कन प्रायद्वीप। ये इलाका सचमुच का एक बारूद का ढेर बन गया था, जहां ऑटोमन साम्राज्य की पकड़ कमजोर पड़ रही थी और अलग अलग स्लाव राष्ट्रीयताएं अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही थीं। स्थिति पहले से ही नाजुक थी, लेकिन आग में घी डालने का काम तब हुआ जब रूस, जर्मनी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया हंगरी जैसी बड़ी यूरोपीय शक्तियों ने आक्रामक रूप से इस इलाके की जमीनों पर कब्जा जमाने के लिए कदम रखा। और बाल्कन क्षेत्र में जमीन हथियाने की इसी आक्रामक साम्राज्यवादी होड़ ने ठीक उसी चिंगारी का काम किया जिसने पूरी दुनिया को एक भयंकर तबाही की आग में झोंक दिया। वो साल था 1914, जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। जैसे जैसे हमारा आज का ये ऐतिहासिक विश्लेषण अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सोचने वाली बात है कि जिस राष्ट्रवाद की शुरुआत स्वतंत्रता, समानता और लोगों के अधिकारों के एक बेहद खूबसूरत सपने के रूप में हुई थी, जिसने पुराने सड़े गले साम्राज्य को तोड़कर जर्मनी और इटली जैसे आधुनिक राष्ट्रों को जन्म दिया, वही विचार अंततः एक ऐसा आक्रामक उत्प्रेरक कैसे बन गया जिसने पूरी दुनिया को प्रथम विश्व युद्ध के उस भयानक दलदल में घसीट लिया। क्या मुक्ति का वो महान ब्लूप्रिंट ही अंततः पूरी दुनिया की तबाही का वास्तुकार बन गया था? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।